नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। और आज हम बात करने जा रहे हैं सैयद शहनवाज हुसैन से। जानेंगे पार्टी की स्ट्रेटेजी के बारे में, साथ ही साथ हम बात उनसे ये भी करने वाले हैं कि आगे की प्लानिंग क्या है। जो लगातार मुस्लिम विरोधी होने की बात बीजेपी से होती रही है, उसके बारे में सैयद शहनवाज हुसैन क्या सोचते हैं और किस तरीके से वो आगे इस पर जवाब देंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मेरा पहला सवाल ये, किस तरह की तैयारी है? आप अकेले ऐसे फेस हैं जो यंग हैं, ऐसे अकेले मंत्री बने जो बहुत ही कम एज में पहुंचे कैबिनेट में, टीवी फेस हैं। बीजेपी में हम देखते हैं तमाम तरह के जो सवाल उठाए जाते हैं मुस्लिम विरोधी होने के, उस पर किस तरीके से चीज़ों को संभालते हैं और आगे क्या तैयारी है आपकी, क्योंकि मुश्किल चीज़ें हैं आगे भी। देखिए, आपने ही कहा कि इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो ये इल्ज़ाम है। बीजेपी मुस्लिम विरोधी न थी, न है, न रहेगी। जो इस मुल्क में पैदा हुआ उस सब को हम अपना मानते हैं। भारत के हर नागरिक की चिंता करना ये बीजेपी अपना धर्म समझती है। नरेंद्र भाई ने कहा था कि वो एक ग्रंथ को मानते हैं, भारत का संविधान, और 121 करोड़ लोगों की चिंता करेंगे। तो वो एक नारा देकर चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। हम किसी को छोड़कर नहीं चलेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। और हम चल रहे हैं, देश में सुख है, शांति है, कहीं दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। फिर किस बात का इल्ज़ाम? लोग तो ये कहते थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का हिंदुस्तान में जीना मुश्किल होगा, जबकि उल्टा हुआ है, आसान हो गया है। आज सब लोग इस देश के लिए चिंता कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चल रही है। नहीं, सवाल तो ये भी उठाया जा रहा है ना शहनवाज जी कि जितने लोग ओवैसी के पीछे खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, शहनवाज के पीछे क्यों नहीं, जबकि ज्यादा मुखर फेस आपका है? देखिए, ओवैसी के पीछे जितने लोग खड़े होकर सुन रहे हैं वो उतने ही हैं जितने दिख रहे हैं आपको जी। और जो नहीं दिख रहे हैं सब हमारे साथ खड़े हैं। हम लोग ओवैसी नफरत की राजनीति करते हैं जी। हम मोहब्बत की बात करते हैं, इसलिए हमारी तुलना ओवैसी से नहीं हो सकती। वो समाज को बांटने का काम करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट है उनके पास। मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है समाज को जोड़ने का। तो हमारे और उनके रास्ते अलग अलग हैं। वो खिलाफत आंदोलन जब आज़ादी के पहले चल रहा था उसके सपोर्टर हैं, हम आज़ादी के आंदोलन के सपोर्टर हैं। तो उनकी जो सोच है, उनकी जो भाषा है या उनके भाई की भाषा है, वो समाज में दरार पैदा करती है। और हमारे पास काम है कि ऐसे लोग जो दरार पैदा करें उसको भरने का काम मेरे पास है। लेकिन जो बार बार कहा जा रहा है कि ओवैसी सीधा सीधा मोदी को टारगेट करते हैं, वहां पहले शहनवाज क्यों नहीं? क्योंकि आप पार्टी की रणनीति को जानते हैं, आप पार्टी की तमाम नीतियों को जानते हैं, आप जवाब दें ना। ओवैसी सीधा मोदी से बात क्यों करें? और जो आपने कई बार उनको देखा होगा, कई बार उनकी बातों को सुना होगा, जिस तरीके की तमाम चीजें उनकी तरफ से रही हैं। नहीं, उनकी तरफ पार्लियामेंट में भी जब वो थे तो वो बोलते थे तो मैं खड़ा होकर मैं जवाब देता था उन चीज़ों का। और आज भी मैं कहता हूँ कि इस देश के अंदर नफ़रत फैलाने वाले न कम होने वाले हैं, वो नफ़रत फैलाएंगे, लेकिन मोहब्बत का पैगाम देने वाले बहुत ज़्यादा हैं। और इसलिए ये देश ऐसा है। क्या ज़रूरत है आज इस देश में, पूरे दुनिया में जो मुसलमान हैं उसमें भारत का मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, आप चले जाएं पाकिस्तान, वहाँ मस्जिदों में बम फट जाते हैं, हमारे यहाँ अमन चैन है। दो बड़ी कौम हिंदू और मुसलमान मिलकर रहती है, इसलिए भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा पड़ोसी नहीं मिल सकता। इतनी दो बड़ी कौम, जितने गल्फ़ में सऊदी अरब, ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, पाकिस्तान, ईरान मिलाकर लोग हैं, उससे ज़्यादा मुसलमान तो भारत में हैं। और वो हिंदू के साथ जैसे मिल के रहते हैं, पूरी दुनिया को सीखना चाहिए कि कहाँ कोई दिक्कत है यहाँ। नहीं, ये तो देखना पड़ेगा कि दिक्कतें बहुत ज़्यादा अभी शुरू होने लगी हैं। मैं इस पर भी बात करूंगी कि इंटरनेशनल लेवल से लेकर के नेशनल लेवल तक कितनी दिक्कतें अभी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन हम ओवरऑल बात करें, जिस तरीके से बिहार में हमने देखा, आप बिहार से आते हैं, वहाँ की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, और वहाँ पर आपने पिछले काफ़ी समय तक शासन किया है, रूल किया है। सवाल अभी है, कितनी चेंजेस अभी वहाँ देख पा रहे हैं? साथ ही साथ में चेंजेस यही है कि पहले नीतीश कुमार जी की सरकार थी तो नीतीश सरकार कहलाती थी, अब बड़े सरकार की सरकार है। दो सरकार है, एक बड़े सरकार, एक छोटे सरकार। बड़े सरकार हैं लालू जी, छोटे सरकार हैं नीतीश कुमार जी, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या बल ही पर गिनती
जिसके पास संख्या बल है वही बड़ा होता है। तो ज़्यादा विधायक लालू जी के साथ हैं तो उनकी सरकार चल रही। हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं लेकिन सरकार लालू जी की चल रही। तो डिफरेंसेस बहुत आ चुके हैं अगर कंपैटिबिलिटी देखी जाए दोनों ही। देखिए ना, वो कहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण दिया। अब जेडीयू का एक विधायक है, वो राजधानी में घुस के एक महिला के साथ छेड़खानी कर रहा है। लेकिन आपको याद होगा उस टाइम पे भी पूछा गया था जब इलेक्शंस थे कि कमी कहाँ रह गई। सवाल अब यहाँ पर आके ये उठता है कि आपने वहाँ पर भी ओवैसी को वोट काटने के लिए भेजा। यूपी के इलेक्शन बहुत पास हैं, क्या वही हाल? नहीं भेजा, वो खुद गए। ओवैसी से हमारा क्या संबंध है? ओवैसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम नदी के दो पार्ट हैं, हमारा उनका मिलन हो ही नहीं सकता। अभी उत्तर प्रदेश के बारे में हमें बताइए, वहाँ की क्या तैयारियां हैं? क्योंकि वहाँ पर भी आजम खान हैं, ऑलरेडी बैठे हुए हैं। वो आजम खान तो अखिलेश जी के लिए अकेले काफ़ी हैं। जिस कश्ती पर बैठ जाए आजम खान, उस कश्ती का डूबना तय है। तो आजम खान अकेले काफ़ी हैं। वो जिस तरह की बयानबाजी करते हैं उससे यूपी के लोग अच्छी तरह उनको जान और पहचान चुके हैं। हम लोग ये मानकर चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में 73 सीटें दी थी उत्तर प्रदेश की जनता ने। आज भी नरेंद्र भाई को बहुत प्यार करते हैं। नहीं, वही उम्मीद बिहार में भी तो थी। स्टेट है जी, नरेंद्र भाई उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, तो उनका प्रधानमंत्री है, तो वो अपने पार्टी का मुख्यमंत्री भी वहाँ की जनता बनाएगी बीजेपी की। नहीं, इसी तरह की उम्मीद बिहार से भी की जा रही थी ना कि इलेक्शन बहुत बिहार में लालू जी नीतीश जी मिल गए। 1 करोड़ 64 लाख वोट उनको आया, 1 करोड़ 30 लाख वोट हमें आया, 34 लाख वोट उनको ज़्यादा आया, वो सरकार बना गए, हम विपक्ष में बैठे। तो जो 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने हमें वोट दिया और जो 1 करोड़ 64 लाख लोगों ने उनको वोट दिया, तो बिहार पूरी तरह अगर दोनों नहीं मिले होते तो हम नहीं हारते। दोनों का वोट मिल गया, हम हार गए। अगर हम दिल्ली की बात करें और ख़ास तौर से अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें, हालांकि उनको हिंदू कहना गलत होगा क्योंकि जिस तरह की पॉलिसीज़ उनकी रही हैं, जिस तरह की बयानबाजी उनकी रही है और जिस तरह की अभी तक उनकी काम रहे हैं, उससे लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। कांग्रेस के पीछे जो लोग थे वो केजरीवाल के पीछे आ गए, आखिर बीजेपी के पीछे क्यों नहीं? देखिए, बीजेपी वोट के चश्मे से काम नहीं करती। हम तो उससे प्यार करते हैं जो मुल्क से प्यार करता है जी। हमने अगर सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते, हम देश के लिए राजनीति। नहीं, वो लोग आपके पीछे भी आ सकते थे, शहनवाज हुसैन के पीछे भी आ सकते थे। अभी बड़ी तादाद में मुस्लिम हमारे साथ हैं, लेकिन जो भ्रम पैदा किया गया जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने से, बीजेपी की तस्वीर दिखाकर मुसलमानों को डराया जाए, तो अभी भी बहुत से लोग डरे रहते हैं। लेकिन हम जैसे थे हैं और आगे रहेंगे, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। और इस देश की तरक्की अगर कोई पार्टी के नेतृत्व में हो सकती है तो बीजेपी के नेतृत्व में, नरेंद्र भाई के नेतृत्व में। इसलिए हम मुस्लिम भाइयों से भी कहते हैं, ये धर्म की राजनीति बहुत हो गई, आइए विकास की राजनीति करते हैं और मिलकर काम करते हैं। एक और सवाल ये जानना चाहूँगी मैं आपसे शहनवाज जी कि आखिर है क्या? पहले कहा जाता था कि इलिटरेट होने की वजह से लोग आतंकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, जिहाद के नाम पर वो कहीं पे भी चले जाते हैं। अभी आपने देखा होगा आईसिस में जो शामिल होने के लिए जा रहे हैं लोग, वो वेल एजुकेटेड हैं। तो ये वाली थ्योरी तो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। कमी कहाँ, आखिर रूट कहाँ है? देखिए, फिर भी मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में ISIS अपनी जड़ें जमाना चाह रहा है, लेकिन ISIS की कब्र यही खोदेंगे हम। ISIS हिंदुस्तान की मिट्टी की ताकत को जानता और समझता नहीं। इस्लाम का सही रास्ता हिंदुस्तान से जाता है, इस्लाम की सही तशरीह हिंदुस्तान से हुई है। यहाँ के मुसलमान वतन से मोहब्बत करने वाले हैं, यहाँ के मुसलमान खूनरेज़ी में यकीन नहीं रखते हैं। जो लोग रखते हैं वो गलत रास्ते पर हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान किसी के झांसे में आने वाले नहीं हैं। बहुत कोशिशें जारी हैं, लेकिन ISIS भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाया है। आप अभी आईसिस की बात कर रहे थे, सवाल अब ये भी उठ रहा है ना कि आप देखिए हालत क्या हो गए हैं भारत के। मालदा पर बात करने वाला कोई नहीं है। जो लोग वहाँ शस्त्र उठा रहे हैं वो जो वापस आएंगे तो यहाँ पर फिर से वही हरकतें करेंगे। उनको सपोर्ट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि वोट चाहिए, किसी भी हद तक जा सकती हैं। मालदा की कहानी आपने सुनी होगी, बीरभूम की कहानी आपने सुनी होगी, यहाँ तक कि देश की राजधानी दिल्ली की शकूर बस्ती की कहानी भी आपने सुनी होगी। हालात इतने ज़्यादा ख़राब है कि वोट बैंक के लिए आप सिर्फ शह देते रहिए। देखिए, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि मुस्लिम मेन स्ट्रीम में आए। वो जानबूझकर मुस्लिम समाज के बीच में कुछ बातें फैलाते हैं।
हम ये मानते हैं कि किसी को भी किसी धार्मिक जो नेता हैं उनकी भावना को भड़काने का अधिकार नहीं। हिंदू समाज के भी लोग हैं, मुस्लिम समाज के भी लोग हैं जिनका आदर करते हैं, उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी किसी को नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में हिंसा भी नहीं करनी चाहिए। जो मालदा में हुआ, बीरभूम में हुआ, जो कई जगह पूर्णिया में हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ये भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चलती है कि हम सबके सेंटिमेंट को ध्यान में रखें। नहीं, आपको नहीं लगता कि सिर्फ धर्म के नाम पर बजाय विकास की बात करने की, बजाय एजुकेशन की बात करने की, धर्म के नाम पर इतना ज़्यादा भड़का दिया जाता है कि संविधान को मानने से पहले वो एक अलग लॉ बनाने लगते हैं और उससे उनका नुकसान ही हो रहा है बजाय कि उनको किसी तरह के फ़ायदे के? नहीं, देखिए आज नुकसान ही तो है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई कि हिंदुस्तान का मुसलमान पिछड़ा है, गरीब है, बेरोजगार है, सरकारी नौकरी में नहीं है। वो कहीं क्यों नहीं है? क्योंकि कांग्रेस ने जो हुकूमत किया वो सिर्फ डर पैदा किया कि डरो। खुदा से डरने वाली कौम को बीजेपी से डराया, कहा कि बीजेपी आ जाएगी। अब बीजेपी आ गई, पहले वाजपेयी जी आए, मोदी साहब आ गए, तो कहाँ कोई दिक्कत है? सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर आप वोट लेंगे। आप कोई कंस्ट्रक्टिव बात करें ना कि आप क्यों मुसलमान किसी पार्टी से जुड़े। हम कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं कि आइए हम तरक्की के लिए जोड़ना चाहते हैं, लेकिन और पार्टी कहती है मुसलमानों बीजेपी के पास मत जाना, ये आएंगे तो तुमको खा जाएंगे। क्या किया? सिर्फ डर दिखा के, फियर फैक्टर दिखा के वो जोड़ते हैं। हम फियर फैक्टर दिखाकर नहीं जोड़ते, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। जानना मैं ये भी चाहती हूँ कि इस देश को आखिर हुआ क्या है, हमारे राजनेताओं को क्या हुआ है? राष्ट्रवाद बहुत पीछे रह गया है, वोट बैंक की राजनीति बहुत बुरी तरह हावी है। मैं जवाब लूंगी इस पर आपका, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर सवाल ये भी है शहनवाज जी कि आखिर इस देश को क्या हुआ है? वोट बैंक की राजनीति के लिए देश को कहीं भी ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा मैंने पहले भी कहा, लगातार इस तरह की राजनीति की जा रही है। दादरी आप पहुंच जाते हैं, हैदराबाद वो लोग पहुंच जाते हैं, चाहे केजरीवाल की बात करें, चाहे राहुल गांधी की बात करें, मालदा उनको नजर नहीं आता। मालदा के बारे में यहाँ तक एक बयान देने से भी डरते हैं। इस देश में इस तरह सोच के लोग पहले से हैं। आज़ादी के वक्त भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना को सफलता मिल गई, लेकिन जो मोहब्बत की बात करने वालों को सफलता आसानी से नहीं मिलती। नफ़रत फैलाना आसान है, मोहब्बत फैलाना मुश्किल है। नफ़रत लोगों को तोड़ता है झटके में, और मोहब्बत के लिए बहुत सारे लोगों को जोड़ना होता है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तब कहा था मुसलमानों से कि हे मुसलमानों, तुम अगर हिंदुस्तान से जाओगे तो तुमको वहाँ अपने हम मज़हब लोग मिल जाएंगे, हम वतन नहीं मिलेगा। मान लीजिए कोई बिहारी मुसलमान वहाँ गया, तो वहाँ पर तो लाहौर गया तो लाहौर में पंजाबी बोलेंगे, सिंध में सिंधी बोलेंगे, कराची में वहाँ जाके आज भी वो महाजिर बना हुआ है। तो लोग चले गए, और मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम पाकिस्तान बनाएंगे। और मोहम्मद अली जिन्ना से पूछा कि इन मुसलमानों का क्या होगा जो हिंदुस्तान में रह गए? तो उन्होंने कहा इनके जनाजे की नमाज़ हमने पढ़ दी है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ी से कहा था कि जामा मस्जिद की मीनारें तुम्हें रोड़ों कर बुला रही हैं, तुम अगर हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाओगे तो ये मस्जिद, ये मज़ार, ये तुम्हारे आबा अजदाद की कब्रें, इन पर फातिहा कौन पढ़ेगा? तो उस वक्त जिन्ना साहब ने कहा कि हम पाकिस्तान में नई जामा मस्जिद बनाएंगे। तो एक मस्जिद तो उन्होंने बनाई, वो भी सऊदी अरब के पैसे से। तो पाकिस्तान ऐसा बना जो भीख मांग कर चलने वाला एक देश बन गया, और कुछ नहीं है। तो उस वक्त जब देश का बंटवारा हो गया, तब लोगों को एहसास हुआ कि कौन सही बात करता था। तो आज है, ओवैसी साहब की बात कई लोगों को पसंद आती होगी, शाहनवाज की नहीं पसंद आती होगी, क्योंकि हम मोहब्बत का रास्ता बता रहे हैं, ओवैसी साहब नफ़रत की बात बता रहे हैं। तो नफ़रत की बात उबलती ज़्यादा है, मोहब्बत की बात चलती कम है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब इस मुल्क का बंटवारा हो गया, तो जो नौकरी में मुस्लिम थे, जो नवाब घराने थे, जो पढ़े लिखे थे, जो क्रीम ऑफ मुस्लिम सोसाइटी थी, वो चली गई पाकिस्तान। और यहाँ वो लोग रह गए जिन्होंने कहा मरेंगे, जिएंगे तो इसी मुल्क के लिए, या मरेंगे तो इसी मादरे वतन की खाक में मिल जाएंगे। आज मैं कह सकता हूँ हिंदुओं का सबसे बड़ा देश भारत है, तो मुसलमानों का भी सबसे बड़ा देश भारत है, और दो बड़ी कौमें मिलकर रहती हैं। अगर मुसलमानों को ये देखना चाहिए कि अगर इतने हिंदू की जगह इतने क्रिश्चियन होते,
या इतने यहूदी होते तो इतनी राह आसान नहीं होती जितनी आज दिख रही है। इसलिए और जो मुसलमान यहाँ हैं, कोई 7-7 फुट का मुसलमान दिख रहा है आपको? सब मुसलमान यहीं के हैं। वो हिंदू और मुसलमान की शक्ल मिलती है, अकल मिलती है, खान पान सब कुछ मिलता है। ठीक है, पूजा पद्धति अलग है। तो हिंदू समाज में भी कई लोग मूर्ति पूजा करते हैं, सनातनी हैं, कई आर्य समाजी हैं, कई निरंकारी हैं, कई अकाली हैं। समाज में अलग अलग तरीके से लोग मानते हैं। कई हिंदू समाज में लोग हैं जो साईं बाबा को मानते हैं, कई लोग मिलेंगे जो जाके मज़ारों पर भी जाते हैं। तो ये देश ऐसा है, देश की मिट्टी को नहीं बदल सकते। हमें कोई उस रास्ते पे नहीं ले जा सकता जिस रास्ते के लायक हमारी मिट्टी ने हमें नहीं बनाया। इस देश की मिट्टी है जो हमें सांप्रदायिक होने नहीं देगी। अगर इस देश का हिंदुस्तानी चाहे भी तो सांप्रदायिक नहीं हो सकता। अगर सांप्रदायिक होता तो इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम होते, और बंटवारे के बाद भी सबसे ज़्यादा यहाँ रह गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि रास्ता अलग है। ठीक है, कुछ बातें होंगी, कई मुद्दों पर विवाद है। सोमनाथ में महमूद गजनी आया था, सोमनाथ का मंदिर तोड़ गया। गुजरात के लोगों को हरदम लगता था, देश के लोगों को अन्याय हुआ, अन्याय न्याय में बदल गया, कोई विवाद नहीं। अयोध्या, काशी, मथुरा 3 ऐसे विषय हैं जिस पर विवाद है, ये भी हल करेंगे। तो ये कौन हल करेगा? हम हल करेंगे, आज समाज के लोग हल करेंगे। मामला अदालत में है अयोध्या का, और हमारी पार्टी की कोशिश भी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी कोशिश है कि अयोध्या में मंदिर बने तो वो हिंदू मुस्लिम दोस्ती का सिंबल बने, बातचीत हो जाए। इसलिए जब फैसला आया कोर्ट का तो सरसंघ चालक जी ने क्या कहा, ये किसी की हार और जीत नहीं है, मामला अदालत में है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हिंदू और मुसलमान के बीच में कोई बड़ा इशू नहीं है। शहनवाज हुसैन का क्या सोचना है, अपनी क्या सोच है उनकी? शहनवाज हुसैन अपना कैसे सोच सकता है, प्रवक्ता जब तक है। मैं तो मेरे से जब आप बात करती हैं तो मैं अमित शाह जी का स्पोक्स पर्सन, बीइंग अ मुस्लिम, बीजेपी का स्पोक्स पर्सन। बीइंग अ मुस्लिम, आपको लगता है कि ये ऐसा मुद्दा है जिस पर इतना हंगामा और इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है? देखिए, मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का भी मेंबर रहा हूँ। बहुत सी मस्जिदें हैं जो आज भी आबाद नहीं है। मस्जिद और मंदिर के इशू पे हमें लड़ना नहीं है। ये हमें मस्जिद और मंदिर हमें ताकत दे, हमारी कमज़ोरी ना हो, इसका बातचीत से हल निकलना चाहिए, एक रास्ता निकलेगा। मैं बहुत पुरुमीद हूँ। मैं मानता हूँ कि इस देश के अंदर आज भी बहुत मेजॉरिटी में लोग हैं, उनकी वॉइस नहीं आती। जैसे मान लीजिए एक थाने पे प्रदर्शन आया हुआ और 10,000 लोग जमा हो गए, आपने कहा 10,000 लोग जमा हुए, थाने को फूंक दिया। और जो 90,000 लोग जमा नहीं हुए, जो अपने घर में थे, वो तो उसके विरोधी हैं, लेकिन वो गिने नहीं जाते। इसलिए अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर में जहरीली बातें और जहरीली बातों में ताली, लेकिन हमारी बातों में आपको वो ताली नहीं दिखती हो, क्योंकि हम वो नहीं कहते जो जहरीले लोग सुनना चाहते हैं। हम मोहब्बत की बात करते हैं। तो जब बात करेंगे तो वो बात दूर तक जाएगी, लेकिन वक्त लगेगा। नहीं, अब कांग्रेस आरोप लगा रही है, आपकी विपक्षी पार्टियां भी आरोप लगा रही है कि जैसे जैसे इलेक्शन पास आते हैं सिर्फ राम मंदिर नजर आने लगता है, खास तौर से यूपी में। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी देखा। अब ये पूरा का पूरा मुद्दा जब कोर्ट में है तो जरूरी है हम राम को याद करें तो वो रावण याद कर लें? अरे राम जी को याद करना कोई बुरी बात है? महात्मा गांधी के लास्ट आखिरी शब्द क्या थे? हे राम। तो कांग्रेस को राम शब्द से एलर्जी क्यों है इतनी? नहीं, वो तो राम को भी काल्पनिक मान चुके हैं, आपको याद होगा। मान चुके हैं तो कांग्रेस सुब्रमण्यम स्वामी ने वो साबित किया। बात अब ये है, सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में भी सवाल पूछे जा रहे हैं, बीजेपी के बारे में भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या आपको कोर्ट पे विश्वास नहीं है? आप रिजल्ट तो आने दीजिए, वहां से वर्डिक्ट आने दीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी एक अच्छे वकील हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के नेता भी हैं। वो कई जगह उनके पीआईएल से बहुत सारे देश में जांच हुई है। एक इंडिविजुअल होता है। कोई मेरे से पूछे आप क्या हैं, आप भारतीय हैं कि मुस्लिम हैं? अरे मैं भारतीय भी हूँ, मुस्लिम भी हूँ, पत्नी का पति हूँ, पुत्र का पिता हूँ, बहन का भाई हूँ, किसी का दोस्त हूँ। तो एक व्यक्ति एक वक्त में कई स्थान पर होता है। पूछे आप इस जवाब दीजिए, क्या आप ये कहेंगे? तो सुब्रमण्यम स्वामी जो कई बार कहते हैं वो उनकी अपनी राय होती है। भारतीय जनता पार्टी की राय रखने के लिए पार्टी ने माशाल्लाह कई प्रवक्ता बना रखे। तो पार्टी की बात होगी तो जो हम पार्टी की तरफ से कहेंगे, तो वो उनकी
एक हिंदू होने के नाते उनके मन में जो फीलिंग है वो अपनी रखते हैं जी। लेकिन जो पार्टी की राय है वो साफ है, बातचीत या अदालत का रास्ता ही हमें अपनाएंगे और उससे कोई ना कोई रास्ता जल्द निकलेगा। संजय राउत को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का सवाल है। दूसरा उनका कहना ये था कि जो राम मंदिर आंदोलन था वो कोर्ट से पूछ के थोड़ी ना किया था। देखिए, संजय राउत जी बयान दें, उनको भी आज़ादी है बयान देने की, लेकिन हम तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और हम जब तक प्रवक्ता हैं, हम जब तक हम पार्टी की ही बात करेंगे। कोई निजी राय मेरी नहीं हो सकती, इसलिए मेरी पार्टी जितना कहेगी उतना मैंने आपको बता दिया कि पार्टी की ये राय है। बाकी अलग अलग लोग में अलग अलग राय, इस देश में अलग अलग राय रखने का अधिकार है, इस देश में अपनी अपनी मन की बात कहने का अधिकार है, इस देश में डेमोक्रेसी में अपने अपने जीवन को अपने अपने तरीके से जीने का अधिकार है। आप ये कह रहे हैं और आप देख रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री कितनी परेशान है। आमिर खान को परेशान होते हुए देखा। अभी आपने हालिया बयान सुना होगा करण जौहर का, वो कह रहे हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है इस देश में, कैसे कह दें तमाम बातों को। कैसे खाएं, कैसे सोएं, कहाँ रहें, कहाँ जाएं, क्या बोलें, कैसी फिल्म बनाएं, कौन जहाज़ में चढ़ें, किस जहाज़ में बैठें, कब कॉफ़ी पिएं, कब चाय पिए, किस तरह की बात बोलें, सबकी आज़ादी। इस देश में तो सारी आज़ादी। नहीं, करण जौहर का बयान सुना है ना आपने? उतना टाइम तो मिला नहीं, उतना हम लोग बिजी हैं देश के काम में कि बयाने सुनते रहेंगे। आपने पूछा तब हमने, किसी पत्रकार ने कहा कि उन्होंने मन की बात रखने का अधिकार नहीं है। अब खुद ही झुठला रहे हैं, मन की बात कह भी रहे हैं। अगर अधिकार नहीं है तो बोले कैसे? अरे अधिकार है तभी तो बोल रहे हैं। मतलब ये सिर्फ आरोप है। अगर नॉर्थ कोरिया होता तो बोलते। अरे भारत है, इसकी कदर कीजिए। अब बोल रहे हैं फिल्मकार, हम तो कभी नहीं बोलते उनकी कौन फिल्म कैसी बनी नहीं बनी, लेकिन एक भारत के नागरिक के तौर पर उनको अपनी मन की बात रखने का अधिकार है। तो जब उनको अधिकार है, इसका मतलब सबको अधिकार है। तो ये कैसे कह रहे हैं कि किसी को अधिकार ही नहीं? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, कहीं जड़ों से दिक्कतें हैं, सिर्फ भारत में ही दिक्कतें नहीं हैं? आप चाहे सीरिया की बात कर लें, आप यूरोप की बात कर लें, जिन लोगों ने मुस्लिम्स को पनाह दी वहाँ की बात कर लें, कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा परेशानी है। आपकी जो सूफीज़म की बात थी, सूफी इस्लाम की जो बात थी, वो कहीं खोया हुआ नज़र आ रहा है। अभी ये हो क्या रहा है? क्योंकि क्रिश्चियंस भी दुश्मन है, यहूदी भी दुश्मन है, हिंदू भी दुश्मन है। सूफीज़म को मानने वाला आदमी हूँ जी। एक खानकाह में मेरा जन्म हुआ है और मोहब्बत फैलाता है सूफीज़म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार उसका लेकिन ये कम हुआ, ये तो मानेंगे ना आप इंटरनेशनल लेवल पर भी। जो लोग हैं वो अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि इस्लाम का जो चेहरा वो लोग पेश कर रहे हैं वो सही चेहरा नहीं जी। भारत के ज़रिए जो पेश किया गया चेहरा है वही सही चेहरा। चलिए, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि जो ये रीशफल होने वाला है उसमें क्या आपको शपथ लेते हुए देखेंगे? मैं भी एमपी भी नहीं हूँ। 2014 का जब चुनाव हुआ था तो मैं वो चुनाव बहुत कम मार्जिन से मैं हार गया था। तो अब मुझे पार्टी का काम करना है और मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ और करता रहूँगा। राज्यसभा जो बिहार से आने वाली है एक सीट, मैं तो लोकसभा का 6 चुनाव लड़ा हूँ और इसलिए मेरे बारे में मुझे जब लोकसभा का भी टिकट दिया तो पार्टी ने दिया जी। तो मुझ पर कोई भी जिम्मेदारी पार्टी डालती है, जो काम पार्टी देगी वो मैं करता हूँ और अपने बारे में कभी ज़्यादा चिंता करता नहीं, क्योंकि मेरी पार्टी ने मुझे उम्मीद से दुगुना नहीं, उम्मीद से 1000 गुना हरदम दिया है जी। इसलिए मैं ज़्यादा फिक्र इसकी करता नहीं। जिम्मेदारी अलग अलग है, कुछ लोग संगठन में काम करते हैं, कुछ सरकार में काम करते हैं। जो सरकार में करते हैं वो बड़ा काम कर रहे हैं, संगठन में कर रहे हैं वो छोटा काम कर रहे हैं। ये नहीं है, हम लोग राजनीति के लिए नहीं बने, हम लोग देश के लिए बने और राजनीति को देशभक्ति मान के काम करते हैं और समाज में कहीं ना कहीं रोल अदा करते हैं और ये काम लगातार जारी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी इस खास पेशकश में आने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।